ऑनलाइन वालों, ये स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। थैंक यू। ये बच्चे बीच में गायब क्यों हो गए थे भाई? जब नायब के लिए तैयारी कर रहे थे फुल फ्लैज, इसलिए गायब हो गए थे। चलो अब तो फिर थोड़ी सी खुशखबरी भी हो गई है, पेपर पोस्टपोन हो गया। अब वो मान के चलो ये पेपर यहाँ से पहुंच जाएगी, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं आएगी। यहाँ से हो गया सब ठीक, एवरीथिंग इज ओके। अच्छा ये मत मान के चलना मेरी आवाज गूंज रही है उसमें। अच्छा ये मत समझना कि पेपर बहुत लंबे समय के लिए पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है। पिछले साल वाला भी जैसे एचएएस था, उन्होंने विद इन 15 डेज ही ले लिया था दोबारा से पेपर। तो इस बार भी आप 15 दिन 2 वीक्स या मैक्सिमम 3 वीक्स ही मान के चलो जिसमें आपका पेपर हो जाने वाला है, ठीक है जी। तो एट द एंड ऑफ मई या यूपीएससी वाले संडे को तो ये नहीं रखेंगे ऑब्वियसली, या तो एंड ऑफ मई होगा, मतलब यूपीएससी से एक हफ्ता पहले होगा या उसके एक हफ्ता बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तैयारी अपनी फुल फुल रखनी है। जो सब्जेक्ट रह गए हैं सबसे पहले उनको फटाफट पूरा कर लो, खास करके साइंस। बार बार बता रहा हूँ, साइंस कर लो, साइंस के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं। सिमिलरली दूसरा, इस तरह के लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर ये बहुत अच्छे से अपने को करके जाने हैं। नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में कोशिश रहेगी पिछले 6 महीने के सारे इस तरह के करंट अफेयर कवर हो जाए, ठीक है। जो अभी तक पैटर्न चल रहा था अपना क्लास में वो ये था कि हम लोग वीकली कवर कर रहे थे, इन लेंथ कर रहे थे, ताकि मेंस का भी पोर्शन जो है उसमें कवर हो जाए। पर नायब में बहुत इन डेप्थ नहीं पूछा जाता है, अभी तक नहीं पूछा गया है। जो इसका लेवल है वो ऑब्वियसली एचएएस के बराबर नहीं होगा, थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसीलिए कोशिश तो मेरी रहेगी एक पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी रिलेटेड बन सकता है वो सारा अपन डिस्कस करके चलेंगे। बट आपके एंड से भी कोई भी करंट अफेयर मिस नहीं होना चाहिए। न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है, इस मंथ वाला भी नहीं छोड़ना है कि जी ये मंथ वाला नहीं आएगा, न्यूज़ आ सकता है, ठीक है। न्यूज़पेपर जो भी कवर कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, हिंदू कर रहे हो, ट्रिब्यून कर रहे हो, हिंदी का कोई कर रहे हो, उसको करते जरूर जाना, छोड़ मत देना न्यूज़पेपर। इसमें नहीं तो कम से कम एचएएस में तो काम आएगा ही आएगा, तो वैसे भी आपने करना ही है। आपका टारगेट क्या है, एचएएस है कि नायब है? एचएएस है ना टारगेट एचएएस ही रखना है। नायब इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, जॉब में लग के साथ साथ में तैयारी कर लेना, ठीक है, ये मान के चलना। आप में से बहुत सारे शायद अभी थोड़े से तैयारी के लिए नए हैं, आपके लिए आज से एडवाइस है, अपने आप को एनविजन करना स्टार्ट करो कि मैं उस पोस्ट पे हूं ऑलरेडी। तभी आपको ये जो पढ़ाई है, जो इसके लिए तैयारी है, ये बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा। इट विल बिकम जस्ट अ पार्ट ऑफ बिकमिंग यू, ठीक है। ऑफिसर जो है उसको दिन में पता नहीं कितनी डिपार्टमेंट से कितनी फाइल्स आती हैं, कितना उसको ऊपर से फटाफट गो थ्रू होना पड़ता है चीजों के। ये तो कुछ भी नहीं पढ़ाई उसके लिए। एज एन ऑफिसर यू विल सी, यू विल हैव टू गो थ्रू मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। इसीलिए तैयारी एकदम टॉप की रखनी है, अपने आप को फील करना है कि जी ये मेरे लिए कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसको तो मैं खा जाऊंगा, कुछ भी नहीं है। एक बार नहीं समझ आया, ऐसे कैसे नहीं समझ आया, दोबारा करूंगा,
इसको मैं खा जाऊंगा जो मेरे सामने है, मेरे लिए कुछ नहीं है। जितना मर्जी डिफिकल्ट टॉपिक हो आपके लिए हलवा हो जाएगा विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, पूरा अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है। तुम लोग अपने स्कूल कॉलेजेस में बढ़िया रहे हो, तभी तुम्हें फील हो रहा है कि मैं तैयारी करके आगे कोई ऑफिसर बन सकता हूँ। इसलिए अपने अंदर वो पुरानी वाली कॉन्फिडेंस रखना है। दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, नंबर 1। दूसरा, किसी और स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पर है, उसका दिमाग किसी और सब्जेक्ट में ज्यादा चलता है, आपको उनको देख के डिमोरलाइज नहीं होने की जरूरत है। ठीक है, आपका जो लेवल है बस आपको अपने यस्टरडे वाले लेवल से आज बेटर करना है बस। ठीक है, चलो करें फिर टॉपिक स्टार्ट। पीछे तक वालों को दिख रहा है सब कुछ? चलो थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। ऑनलाइन वालों आवाज वगैरह आ रही है, सब कुछ ओके है? Yes, sir. थैंक यू। पहला टॉपिक इसमें ना मैंने थोड़ी कैटेगरीज बना दी हैं, नेशनल है, इंटरनेशनल है, अवार्ड्स हैं, पर्सन्स इन न्यूज है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक, डिफेंस, थोड़ा थोड़ा कैटेगराइजेशन कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए रिटेन करना इजी रहे। ठीक है, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं, वहां तो जंबल लाएंगे। उन्होंने नहीं कैटेगरी लगा के पूछना, अब मैं नेशनल कैटेगरी से पूछने जा रहा हूँ। तैयार हो जाइए अगले सवाल के लिए, 5,000 रुपए का। फर्स्ट टॉपिक, उज्जैन कौन सी स्टेट में? मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर एक गिनीज रिकॉर्ड बना है, गिनीज रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बेसिकली बना है। 11 लाख दिए अर्दन लैम्प्स दिवाली के टाइम जो आप जलाते हो उसके लिए ये बना है। बट दिवाली पर नहीं, बस ये महाशिवरात्रि जो है उसके ऊपर, उसके पर्व पर ये जगाए गए हैं। ओके, इसे दूसरा नाम वहां पर शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव भी कहते हैं। सवाल आ जाए कि जी शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव कौन सी स्टेट में रिसेंटली हुआ है? आंसर विल बी एमपी। कौन सी स्टेट में गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है जीरो वेस्ट दियाज का? आंसर विल बी उज्जैन, एमपी। ठीक है, जीरो वेस्ट का मतलब है ये दिया टोटली अर्दन लैंप्स है। ठीक है, अर्दन लैंप्स आप मिट्टी से ही बना रहे हो, मिट्टी में पानी में दोबारा इसको अगर विसर्जित भी कर दोगे, टोटली बायोडिग्रेडेबल, किसी भी तरह का वेस्ट जनरेट नहीं होने वाला है। कुल्हड़ वाली चाय पीते हो ना, है ना, वो सेम कंसेप्ट है। तुम फेंक भी देते हो बेदर्दी से, उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया, ले चाय पी 10 रुपए की फेंक दी, स्टिल सेम थिंग। ठीक है, नो वेस्ट, नो प्लास्टिक यूज, नो मेटल यूज। ओके, सेकंड अपने पास नागालैंड पहला स्टेट बन चुका है पेपरलेस असेंबली इंप्लीमेंट करने में। ठीक है, हालांकि 3-4 साल पहले ये भी न्यूज थी कि हिमाचल प्रदेश पहली असेंबली बन चुका है पेपरलेस असेंबली। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे उस टाइम मैंने पढ़ा था। बट ये जो बना है पेपरलेस, ये एक खास तरह की नेशनल एप्लीकेशन का यूज करके बना है। ठीक है, इसका नाम है, जो एप्लीकेशन है, NEVA, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, विधान मतलब विधानसभा वाला, नेशनल लेवल की एप्लीकेशन है। यानी कोशिश की जा रही है सारी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज पेपरलेस हो जाए। NEVA नेशनल लेवल की एप्लीकेशन डेवलप की गई है बाय NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री में है? NIC, सॉरी मेती में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT। ठीक है, और इसका एक पर्टिकुलर क्लाउड सिस्टम है जिसका नाम है जी मेघराज। NIC का एक क्लाउड सिस्टम है, उसका इस्तेमाल करके एक ऐप बनाई गई है नेवा। ठीक है, उस ऐप को इस्तेमाल करके नागालैंड जो है पहली स्टेट बन गई है पेपरलेस असेंबली। यानी जो भी बिल इंट्रोड्यूस होते हैं वो सारे उसके चेयरमैन या प्रिजाइडिंग ऑफिसर या स्पीकर, जिसे भी आप कह लो, उसकी परमिशन से होते हैं। अब ये जो चेयर ऑफ द हाउस है
इस ऐप का इस्तेमाल करके प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस आराम से चला सकता है, स्मूथली चला सकता है इन अ पेपरलेस मैनर। यानी अगर वो कहे कि जी कौन बंदे इस बिल के लिए सहमत है, सारे के सारे एमएलए वहीं पर बैठकर इलेक्ट्रॉनिकली ही बटन दबा देंगे, ये बंदे सहमत है। चलो शो ऑफ हैंड से नहीं करना, वोटिंग करवानी है तो इस तरह का सिस्टम है। बिल पास हो गया तो इलेक्ट्रॉनिकली ही पास दिखा दिया जाएगा, कोई पेपर इस्तेमाल बीच में नहीं होंगे। ओके, नागालैंड, नेवा, एनआईसी, मेघराज, 3 चीजें ध्यान रखनी। नेक्स्ट, गुजरात में सिटी है सूरत। इंडिया का पहला सिटी बन गया है जो कि स्टील वेस्ट, स्टील प्लांट्स में स्टील बनाते वक्त कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है, उसे कहते हैं जी स्टील स्लैग। ठीक है, इस स्टील स्लैग का इस्तेमाल करके सूरत का एक एरिया है हजीरा, वहां पर ये रोड बनाई गई है। छोटी सी रोड है, 1-1.5 किलोमीटर की रोड है, ज्यादा लंबी रोड नहीं है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्शन, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे प्रोजेक्ट्स में हम लोग और ज्यादा आगे इस्तेमाल करना स्टार्ट करने वाले हैं। इसी की टोन में देयर इज वन अदर सब्सटेंस नोन एज फ्लाई ऐश। सुना हुआ है ये? क्या होता है ये? ब्रिक्स बनती है, रोड में भी इस्तेमाल कर सकते हो। होता क्या है? कोल इंडस्ट्री, बेसिकली जहां पर भी कोल का इस्तेमाल होना है, किसी भी तरह के कार्बन फ्यूल का इस्तेमाल होना है, उससे खासकर कोल से एक तरह का अनबर्न्ट फ्यूल ऐश की फॉर्म में रह जाता है, उसे हम कहते हैं जी फ्लाई ऐश। ठीक है, फ्लाई ऐश का भी इस्तेमाल मैंडेटरी कर दिया गया है रोड्स वगैरह बनाने में। जैसे जहां पावर प्लांट है या जहां पर ब्रिक किल्न फैक्ट्रीज हैं, ईंट बनाने वाली ब्रिक किल्न, उसके आसपास कंस्ट्रक्शन में, सड़कों में ये फ्लाई ऐश भी मैंडेटरी कर दी गई है। इसी टोन में हाँ, प्लास्टिक वेस्ट से बनती है। यू आर राइट, माउंटेनियस रीजन्स, खासकर इंडियन माउंटेन्स जैसे हिमालयाज, यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। यहाँ पर रॉक्स ऐसे बनी हैं कि एक के ऊपर एक सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए, और ये बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है। हाँ, यहाँ पर इन तरह की रोड्स के लिए थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस करने की जरूरत है, बट दे कैन बी मेड। जापान एक ऐसा कंट्री है जहां पे हर 5 सेकंड में एक अर्थक्वेक आता है। दे हैव आल्सो माउंटेनियस रीजन्स। उन्होंने एक खास तरह के पॉलीमर की, प्लास्टिक पॉलीमर की सड़कें बनाई हुई हैं, वो हिलती हैं, टूटती नहीं है, वो रबरी जैसी होती हैं, जितना मर्जी अर्थक्वेक आ जाए वो टूटती नहीं है। वी कैन यूज सच टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे आ जाएगी अपने यहाँ भी। हिमाचल में भी आपको दिखेगी हर जगह, वो थैले के थैले भर के ला रहे होंगे कि हम रोड बनाएंगे इससे। बना लोगे आप लोग? क्या बनना शुरू हो गई है मनाली में? लो बताओ, बननी स्टार्ट भी कर दिए तो बनाने। अरे एक बार टूटेगी, उससे हम फिर सीखेंगे। एक बार बंदे मरेंगे, फिर सीखेंगे, अगली बार तो कम से कम अच्छा बनाएंगे, क्योंकि 10, 15, 20 साल तक तो चल जाए। चलो ठीक है। सूरत को हम लोग डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? डायमंड इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, डायमंड के जो तराशने, कटिंग, रिफाइनरी का काम है, सूरत एंड खासकर गुजरात एज अ स्टेट होल वर्ल्ड ओवर डायमंड एक्सपोर्ट्स के लिए मशहूर है। रॉ डायमंड नो, पॉलिश्ड कट रिफाइंड डायमंड के लिए। रॉ डायमंड नहीं बनता अपने यहाँ पे ज्यादा, थोड़ा सा ही है मध्य प्रदेश वगैरह में, रॉ डायमंड नहीं है ज्यादा। ठीक है, डायमंड के ऊपर कारीगरी करके उसको एक्सपोर्ट। सूरत ऐसा पहला सिटी बन गया टू गेट अ रोड दैट इज मेड ऑफ स्टील वेस्ट एट हजीरा। ये जो है कौन से इनिशिएटिव के अंडर बनाई गई है?
बस ये इनिशिएटिव का नाम याद रखना है, वेस्ट टू वेल्थ। इट इज रन अंडर प्रधानमंत्री का जो साइंटिफिक एडवाइजर होता है, साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये उनके डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जाता है। ये साइंटिफिक एडवाइजर पीएमओ में होता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में इनको जगह दी होती है, बैठो आराम से, डेस्क लगाइए तुम्हारी, एक्ट एज साइंटिफिक एडवाइजर टू मी। साइंटिफिक एडवाइजर जो है उनके ऑफिस के द्वारा ये इनिशिएटिव चलाया जाता है, वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ, जैसे ये दो एग्जांपल तो हो ही गए आपके पास। मेंस में लिखने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ग्रे वाटर है, ग्रे वाटर समझते हो, घर में टॉयलेट के अलावा जो बाकी वेस्ट वाटर है, बाथरूम का, किचन का, सिंक का, हाथ धोने का, जो भी ग्रे वाटर, टॉयलेट वाला जो है प्लस इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, उसे कहते हैं ब्लैक वाटर। इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग वेस्ट वाटर को रिसाइकल करें और दोबारा से एग्रीकल्चरल या दूसरे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें। सिमिलरली प्लास्टिक वेस्ट हमारे पास बहुत ज्यादा जनरेट होता है, उसके लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, जैसे रोड्स एंड अदर स्टफ। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सबसे ज्यादा वेस्ट की कैटेगरी में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, 1.5 लाख टन साल का। ठीक है, इतना सारा वेस्ट, उसमें से ऑलमोस्ट 75% हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकलेबल होता है। और होता कितना है? सिर्फ 30% एक्चुअली। ठीक है, तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी है इस वेस्ट को रिसाइकल किया जाए। और इसके साथ एक मेंस की टर्म है जो आपको याद रखनी है, यहां पर वेस्ट टू वेल्थ जैसी टर्म यूज करनी है आपने। सर्कुलर इकोनॉमी जरूर लिख के आना वहां पे, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है आप एक चीज प्रोड्यूस करें, उसको इस्तेमाल करें, अगर रीयूज हो सकती है तो रीयूज करें, नहीं तो वो वेस्ट हो गई। वेस्ट को आप रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल करें। तो ये एक सर्कुलर इकोनॉमी बन गई है जहां पर हर एक स्टेप पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज पॉसिबल है। यूज में आपने यूज ले लिया, इकोनॉमिक यूज। रिसाइकल करते समय जो रिसाइकल कर रहा है उसके लिए पैसा कमाने का मौका है। जब दोबारा से रीयूज में आ गई फिर तो आप इकोनॉमिकल रीयूज कर ही रहे हो उसका, राइट। आपने कोका कोला का कैन खरीदा पीने के लिए, हालांकि आप अच्छे बच्चे हो, सोडा वोडा नहीं पीते हो ज्यादा, बट स्टिल आज मन कर रहा है, भाई का बर्थडे है, पी लिया। अब आपने जब ये कैन पिया, जिसने आपको बेचा उसके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो गई। आपने पिया, आपका बढ़िया गैस वैस बनी, आपने एंजॉय किया, आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई। जब आपने रिसाइकल करने के लिए दिया, जो पर्सन, जो कंपनी इसको रिसाइकल कर रही है उसके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है कि वो मेटल को रीयूज करके पैसे कमा सकता है इससे। जिसको वो बेचेगा वो बंदा भी आगे आपको दोबारा कैन बना के दे देगा। तो इट इज इकोनॉमिक सर्कुलर फ्लो। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी। ओके, तो हजीरा, सूरत, स्टील स्लैग, वेस्ट टू वेल्थ, प्रधानमंत्री साइंटिफिक एडवाइजर, ये 4-5 बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है जी कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर, अमेंडमेंट बिल 2022। अब देखिए ये बिल है, यानी पार्लियामेंट में ये चीज पेश की गई है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के संदर्भ में ये पेश की गई है और इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। ठीक है, ये 3 बातें आपको यहीं पर समझनी है। क्यों? अभी नीचे वाला भी देख रहे हैं। अभी हम लोग देखना चाह रहे हैं, जब भी
कोई भी ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी या उनका कोई सब पार्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हमें इंक्लूड करना होता है, तो वो कौन करता है? आंसर क्या है? पॉलिटी कर ली ना, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी या उसका कोई पार्ट शामिल होता है। जब एक बार लिस्ट बन गई, एक बार शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट बन गई, अब इसमें एडिशन या एक्सक्लूजन ये पार्लियामेंट कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स उल्टा करके भी पेपर में पूछी जा सकती है कि इंक्लूड और एक्सक्लूड प्रेसिडेंट करता है और पार्लियामेंट एक्ट बनाकर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट बनाता है। ठीक है, आपको ये उल्टा भी पूछा जा सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है जो अभी जस्ट मैंने बोली, कंफ्यूज मत हो जाना। प्रेसिडेंट लिस्ट बनाता है कि ये ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब है। अब एक बार लिस्ट बन गई, अब इसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन अब पार्लियामेंट का काम है। रेकमेंड नहीं करेगा, पार्लियामेंट ही बिल पास करेगा और एक्ट बनाएगा, मतलब प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट ने तो करना ही ना एक्ट बनाने के लिए, उसने रेकमेंड नहीं, उसी का फाइनल ठप्पा लगना है फर्स्ट टाइम। हाँ, तो जब फर्स्ट टाइम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट बनी, उसका नाम क्या था जी? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर। ठीक है, अब उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर को अमेंड कौन कर सकता है जी? पार्लियामेंट। हम ये कहना चाह रहे हैं, प्रेसिडेंट ने जो पहले लिस्ट बनाई वो कैसे बनाई? कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर। हाँ, राइट, नहीं आती। प्रोटेस्ट करेंगे, प्रेसिडेंट के पास पहुंच गए, ठीक है। फिर उसके आगे जब कोई चिल्लाता है मेरे को भी इंक्लूड करो, तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल लाएगा। जैसे कि ये डारलोंग कम्युनिटी है, ये कुकी ट्राइब्स होते हैं जी, मणिपुर नागालैंड में रहते हैं ये। इनका एक सब ट्राइब है डारलोंग, इनको अब एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब शामिल कर लिया गया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या स्टेट स्पेसिफिक होते हैं, या एक बार किसी को एसटी का दर्जा मिल गया तो वो कंट्री वाइड एसटी का दर्जा ले सकता है? विच इज ट्रू? इट इज स्टेट स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही वो शेड्यूल्ड ट्राइब काउंट होंगे। ठीक है, और यहां पर ये स्पेसिफिकली लिखा होगा, ये त्रिपुरा के लिए एसटी काउंट होंगे डारलोंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था कुकी ट्राइब तो और 2-3 स्टेट में भी है, डारलोंग भी और कहीं रहते होंगे, बट त्रिपुरा के लिए डारलोंग कम्युनिटी एसटी कैटेगरी में शामिल है। ओके, जैसे हिमाचल में आई थिंक स्पीति की साइड रहने वाले शर्मास भी एसटी में काउंट होते हैं, ऑल ओवर कंट्री नहीं काउंट होंगे कहीं और, राइट? ओके, बिल seeks to amend Constitutional Tribes Order 1950 for inclusion of Darlong community in the list of Tripura scheduled tribes. Darlong कुकी की एक सब ट्राइब है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट्स कलर, ये एक तरह का बस सम्मान चिन्ह है, एक तरह का अवार्ड है। ठीक है, कोई खास कलर नहीं दिया जा रहा कि हरे रंग से पोत दिया। एक इंडियन नेवल शिप है जी बलसूरा, इसको प्रेसिडेंट्स कलर दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर किसे दिया जाता है जी? जो भी एक्सेप्शनल सर्विस करके दिखाए नेशन के लिए, बोथ पीस टाइम एंड वॉर टाइम में, उनके लिए प्रेसिडेंट कलर उस पर्टिकुलर मिलिट्री ऑर्गन या शिप या कंटिंजेंट को अवार्ड किया जाता है।
ठीक है, नेशन के लिए बहुत पीस टाइम वॉर टाइम में INS वलसूरा, इसको प्रेसिडेंट्स कलर दिया गया है। ठीक है, इसमें और कुछ बहुत ज्यादा बात नहीं है करने वाली। नेक्स्ट चलते हैं, जनरल कंसेंट टू CBI। क्वेश्चन है, किस स्टेट ने रिसेंटली विड्रॉ कर ली है जनरल कंसेंट टू CBI? पहले मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो, पुलिस, is it a state subject or is it a union subject? It is a state subject. State subject का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट्स हैं, उन लिस्ट्स में एक स्टेट लिस्ट है। जो भी सब्जेक्ट उस स्टेट लिस्ट में शामिल है उस पर लॉज बनाने का एक्सक्लूसिव राइट स्टेट के पास है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, ये भी एक तरह की जी पुलिस है। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ अ पुलिस। ये सेंसिटिव मैटर्स हैंडल करती है, जैसे कोई मर्डर के, किडनैपिंग के, किसी मंत्री की बेटी किडनैप हो गई, CBI के पास केस जाएगा। स्टेट की पुलिस पे ऐसा समझा जाएगा कि उसके बस की बात नहीं है, उससे सॉल्व नहीं हो पाएगा। कोई इंटरस्टेट चला जाए, कोशिश तो रहेगी कि स्टेट पुलिस मैनेज कर ले, हाई प्रोफाइल हो जाए तो फिर CBI के पास चला जाता है मैटर। ठीक है, CBI अगर किसी तरह का कोई पेंटिंग चोरी हो गया, कोई आर्ट एंड कल्चर वाली चीज चोरी हो गई, फ्रॉड हो गया, वो भी CBI हैंडल करता है जी। इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल, उसके साथ भी कोऑर्डिनेट CBI करता है। इंडिया का CBI इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करता है। ओके, ये चारों चीजें याद रहेंगी। ओके, अब CBI एक तरह की पुलिस है, नेशनल लेवल की। पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है। CBI को जब भी, जैसे हमने अभी केसेस डिस्कस किए, ऐसा कोई भी केस CBI को अगर कहा जाए नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा, तो बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट्स, ऐसा माना जाता है कि एक जनरल मंजूरी, जनरल कंसेंट देती हैं CBI को कि हमारे यहाँ आओ, आप हमारी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके ये केस सॉल्व करो, आपको रिसोर्सेज हम लोग देंगे। बट अगर स्टेट की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑपोजिशन की गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल अभी सेंटर में BJP है, स्टेट में मान लीजिए कहीं पर कांग्रेस या NCP या तृणमूल कांग्रेस या फिर नेशनल पीपल पार्टी जो कि मेघालय में है इस वक्त, ये ऑपोजिशन की पार्टीज है। अगर ये चाहे कि CBI बिना बात के इंटरफेरेंस करता है, गवर्नमेंट हमारे मंत्रियों की तफ्तीश करवाती है CBI से, करवा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रियों की इन्वेस्टिगेशन करा रही है, उन पे ब्लैक मनी के केसेस ठुकवा रही है, तब ये चाहे तो जनरल कंसेंट विदड्रॉ कर सकते हैं। CBI उसके बाद नहीं आ पाएगी आपकी स्टेट में। ठीक है जी, क्लियर? आपको जो बाकी 2 एग्जांपल्स दिए, जहां पर NCP है महाराष्ट्र, इन्होंने भी विड्रॉ कर रखी है जी, और आपकी तृणमूल कांग्रेस है जी वेस्ट बंगाल में, इन्होंने भी विड्रॉ कर रखी है जनरल कंसेंट ऑपोजिशन की गवर्नमेंट से। ठीक है, जनरल कंसेंट इनमें से किससे रिलेटेड है? A NIA, B CBI, C बोथ, D नन। आंसर क्या होगा? CBI। NIA को जरूरत नहीं है जनरल कंसेंट की। NIA भी एक तरह की पुलिस है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी,
वो टेररिज्म के केसेस हैंडल करती है। ठीक है, चले आगे। ओके, तो अभी मेघालय ने विड्रॉ कर ली है। नेक्स्ट है जी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट। रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? अगर मैं कोई पर्टिकुलर रिचुअल या कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस अडॉप्ट करता हूं अपने रिलीजियन को फॉलो करने के लिए, सिखों में केश, कड़ा, कचहरा और क्या होते हैं, किरपान और कंघा, है ना, ये हो गए, ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गई। मुस्लिम्स में अगर वो कहें कि जी हमने कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस रखनी है, जैसे जैसे कोई मुस्लिम से प्रैक्टिस बताओ, हाँ बियर्ड रखनी है, नहीं शेव करवानी, मान लीजिए अगर हो, ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा है, नहीं है ना ऐसा, मान लीजिए ऐसी कोई भी प्रैक्टिस है। सुप्रीम कोर्ट विच इज अ पार्ट ऑफ स्टेट, कैपिटल एस स्टेट, स्टेट बताने क्या होता है, जिसके आपके दिमाग में जो भी गवर्नमेंट आ रहा है, बेसिकली जुडिशरी भी, पार्लियामेंट भी, एग्जीक्यूटिव भी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी, पंचायत भी, वो सब कुछ स्टेट का हिस्सा होता है। स्टेट एज इन आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी स्टेट का हिस्सा है। इंडिया में क्या स्टेट रिलीजन में इंटरवीन कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये बताओ। कर सकता है, क्यों? हाँ, लॉ पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हुए हैं। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, जो भी अपने रिलीजन को फ्रीली प्रोफेस करना चाहता है, जो अपने मन में रखना चाहता है, किसी को बताना चाहता है, वो कर सकता है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपको ये सारी फंडामेंटल राइट्स देते हैं। पर स्टेट यानी पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, जुडिशरी, तीनों ही इंटरवीन कर सकते हैं। नंबर 1 इनकी बेहतरी के लिए, ठीक है, अगर कुछ हेल्प करवानी है, जैसे जुडिशरी ने कहा कि जी राम मंदिर वहीं बनेगा, तो जुडिशरी वो कर सकती है, डिस्प्यूट सेटल कर सकती है। अगर पार्लियामेंट लॉ बनाए ऐसा कि जी ये पर्टिकुलर रिलीजन के लिए हम लोग कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, करवा सकती है, करवाएगी नहीं वो अलग बात है, करवा सकती है, अच्छा करवाने के लिए करवा सकते हो। किसी रिलीजन को लैंड देना है, यहाँ पे अपना मॉस्क बना लो, अपना टेंपल बना लो, अपना कुछ बना लो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आमतौर पर करते भी हैं। किसी रिलीजन को कुछ करने से मना कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। जैसा आपने बताया, देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, पब्लिक ऑर्डर, और क्या बताया, डिसेंसी और मोरालिटी, बिल्कुल सही, ठीक है। इस तरह से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है आपके फंडामेंटल राइट टू रिलीजन पर। अब एक खास तरह का ऐसा केस था जो सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में ये केस था, पुराना हो गया अभी, 54 में ये केस था। इस केस का नाम था जी शिरूर मठ केस। मठ मतलब मठ, जिसको आप जानते हो, मोनेस्ट्री, मठ, शिरूर मठ। केस के डिटेल्स में नहीं जा रहे, यहां पर एक नई डॉक्ट्रीन लेकर आए, इसका नाम था जी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। अगर किसी रिलीजियन के बारे में, अगर किसी रिलीजियन के बारे में मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट पहुंच गई कोई, फॉर एग्जांपल हाँ, लाउड स्पीकर वाला तो चलो अभी है इशू, बात ठीक है। थोड़ा सा 1-2 साल पहले की न्यूज से मैं आ रहा हूँ। एक ये टेंपल है जी, शबरीमला टेंपल, लॉर्ड अयप्पा का ये टेंपल है। ही इज कंसीडर्ड कि ये एक ब्रह्मचारी
देवता है, तो इस टेम्पल में विमेन की एंट्री मना है। सिमिलरली देयर इज शनि शिंगनापुर टेम्पल। अब ये रिलीजन में विमेन की एंट्री रोक रहे हैं टेम्पल्स में, ये रिलीजन ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है मान लो, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि शबरीमाला में विमेन की एंट्री अलाउड है। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। ओके, देयर इज वन कम्युनिटी, दाऊदी बोहरा, मुस्लिम्स की एक सब कम्युनिटी है। यहां पर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की जाती है। जो मुस्लिम्स में एक कंसेप्ट होता है खतना, वैसे ही फीमेल्स में बचपन में ही जेनिटल म्यूटिलेशन कर दी जाती है। इसको कहते हैं दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में। ये भी गए सुप्रीम कोर्ट के पास, इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मना कर दिया कि हटाओ इसको, गलत चीज है। सुप्रीम कोर्ट इस टेस्ट के बेस पे कि जी ये इस रिलीजन के लिए एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, ये कह के उस रिलीजन में से ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस खत्म कर सकती है। ठीक है, अभी न्यूज में क्यों उठ रहा है? बिकॉज यू नो लाउड स्पीकर कंट्रोवर्सी तो कर्नाटका में चली हुई है, प्लस देयर इज महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर कंट्रोवर्सी है, प्लस कर्नाटका में हिजाब कंट्रोवर्सी चली हुई है। उस केस में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस उस रिलीजन का हिजाब है कि नहीं, उस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, भगत सिंह, सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु किन के मर्डर के लिए गए थे? अभी 23 मार्च को शहीदी दिवस था, और जॉन सॉन्डर्स इसका आंसर है। ठीक है, मारने किसको गए थे? किसको? जेम्स स्कॉट को। हाथ कौन चढ़ गया? जॉन सॉन्डर्स। ठीक है, कौन पर्सन किस मारने क्यों गए थे? लाला लाजपत राय को। बेसिकली वो प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ, तब उन्हें बटॉन से मतलब लाठियों से पीट पीट के उनकी डेथ हो गई थी, तो इसको मारने गए थे जेम्स स्कॉट को, हाथ चढ़ गया ये सॉन्डर्स, इसको मार दिया। ठीक है, अच्छा, भगत सिंह को जेल किस केस में हुई थी? पकड़ा किस केस में गया था? बॉम्ब थ्रोइंग के लिए। Bomb. हाँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब उस समय का जो पार्लियामेंट था वहां पे बॉम्ब थ्रो किया था। कौन से एक्ट के खिलाफ? कौन सा बिल वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय बॉम्ब फोड़ा था? नहीं, रोलेट तो बहुत पुराना है, ये हम 1929 की बात कर रहे हैं। रोलेट सर, तो ट्रेड एंड पब्लिक सेफ्टी, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये दो बिल थे, उनके खिलाफ। आप पढ़ो भाई स्पेक्ट्रम, अपनी रट्टा मारो उसको दोबारा से, अभी भूल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री तो सबसे ज्यादा आनी है, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी तो। चलो, मेकेदातु डैम रिसेंटली न्यूज में था। ये कौन सी रिवर पर बनाया जाना है जी? आंसर है कावेरी। आप जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये क्लास में आई थिंक हो चुका है। ये कौन सी कावेरी रिवर जो है, ये कौन सी दो स्टेट्स के बीच में फ्लो करती है? आंध्रा गलत, कर्नाटका इज वन राइट, और दूसरी स्टेट कौन सी है जी? तमिलनाडु, बिल्कुल। अब देखो, कर्नाटका है जी यहां पर, तमिलनाडु है जी नीचे यहां पर। ठीक है, तो एक कावेरी जो है यहां अंदर कर्नाटका से चलेगी, इसके बीच में बाउंड्री बनाएगी दोनों की, और फिर तमिलनाडु में चली जाएगी। ठीक है, वो बीच में हिल गया था इसलिए बाउंड्री अलग अलग होगी दोनों की, ये इकट्ठी है दोनों, और कर्नाटका से तमिलनाडु में जा रही है। मेकेदातु डैम जो है वो बनना है जी कर्नाटका के अंदर पूरी तरह। ओके, कर्नाटका के अंदर बनेगा पूरी तरह। बेंगलोर शहर के लिए पानी, पीने वाला पानी, उसके ये प्रोजेक्ट मेकेदातु ये लेकर आए हैं। बट तमिलनाडु को पता है अगर ये बन गया तो जी ये पानी ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे और मुझ तक ये पानी आने नहीं देंगे। आई एम अ लोअर राइपेरियन स्टेट। राइपेरियन मतलब रिवर के कोर्स में, राइपेरियन कोर्स में मैं लोअर हूं, नीचे आता हूं, बाद में आता हूं, मुझ तक ये पानी नहीं आने देंगे अगर ये डैम बन गया तो। ठीक है, हाँ,
मुल्ला पेरियार डैम वो किया था हमने, वो है जी मुल्लैयार और पेरियार, जो कि केरला और तमिलनाडु में है। कर्नाटका का इतना लिंक उससे नहीं है। वो डैम है तो केरला में, तमिलनाडु ऑपरेट करता है उसको, ठीक है। तो मुल्ला पेरियार डैम तमिलनाडु और केरला इशू है। मेकेदातु डैम कर्नाटका और तमिलनाडु इशू है, कावेरी रिवर, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी मैसूर डिक्लेरेशन 2022। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन के लिए लाई गई है। इस डिक्लेरेशन में एक्चुअली आगे बहुत सारे रेजोल्यूशन है छोटे छोटे, उसमें नहीं हमें जाना। इसका सिर्फ काम ये होगा कि जी यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक हम लोग अचीव करेंगे। यूनिवर्सिटीज का एक कॉन्क्लेव हुआ था, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने करवाया था, उसमें ये मैसूरू डिक्लेरेशन है 2022 की, जो कि है जी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक जो हमें गोल्स अचीव करने हैं वो हम करेंगे, ठीक है। एजुकेशन कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? 1 2 3 4 5, फोर्थ है, थर्ड क्या है? हेल्थ, सेकंड, फर्स्ट क्या है? फिर सेकंड पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी हंगर इकट्ठा ही है। सेकंड क्या है दोबारा? फर्स्ट पॉवर्टी हंगर, सेकंड डिजीजेस, थर्ड हेल्थ, अच्छा नहीं थर्ड सही कह रहे हो, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी, फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ मतलब जेंडर पैरिटी, खासकर इक्वालिटी, ठीक है। इस तरह से है सारा। चलो कितने हैं एसडीजीज? 17 है, ओके। नेक्स्ट है जी ऑपरेशन आहट। ये वो मत समझ लेना जो सोनी पे बचपन में आता था हट, तो तुम इतने छोटे नहीं थे, मैं तब बहुत छोटा था, तुम्हारे आते आते तब तो हट ही गया था वो चैनल, बट तुमने भी देखा होगा भी ऐसा नहीं देखा होगा? तो तुम्हारे वाले टाइम पे नकली आता था, हमारा वाला असली आता था, ज्यादा टाइम पे हम लोग। हो गया नहीं, बट इसमें बटन तो दब रहे हैं। चलो जब तक सिस्टम चलता है तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं। हो गया, हाँ। आहट, ठीक है, एक तरह का, चलिए एक मिनट, ये सिस्टम चलता है। हाँ इसको क्लोज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं लिखा था, थोड़ा सा लिखा था। ये पढ़ा नहीं क्या खुले हुए? हाँ रिसेंट है, मैंने ही करा। हो गया, ठीक है, दोबारा में ठीक है, थैंक यू। चलो कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं तब तक। आहट एक प्रोग्राम है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। रेलवेज में एक खास तरह की फोर्स होती है जिसका नाम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेलवेज में होने वाले क्राइम्स को रोकने के लिए बनाई गई है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ
क्या ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, कि रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर है, ये बताओ। रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है। बाकी तीन तो आपके पास देखो, डिफेंस सर्विसेज होगी, आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, ये किसके अंडर है, डिफेंस। उसके बाद आपके पास सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इस तरह से बीएसएफ, असम राइफल्स, ये सारी होम मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के अंडर एक आहट है, किस पर्पस के लिए है जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए, खासकर ऐसे बेचारे जो छोटे छोटे बच्चे जिनको ट्रैफिक करके लेकर जाया जा रहा होता है, ठीक है। ऑनलाइन वालों, ये स्क्रीन दिख रही है, शेयर हो रही है? हाँ जी सर। चलो, Yes, sir. थैंक यू। ओके, ठीक है। आहट किसका एक प्रोग्राम है? ऑप्शन ए, विमेन एम्पावरमेंट। ऑप्शन बी, रेलवेज में मॉडर्नाइजेशन। ऑप्शन सी, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ट्रैफिकिंग रोकने के लिए है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शंस बन सकते हैं। ओके, उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाले थे जी अभी पीछे, ठीक है। तो इनको, अक्षय कुमार जी को यहां का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्टेटमेंट 1, फॉरेनर्स को स्टेट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है, ट्रू और फॉल्स? अक्षय कुमार इज इंडियन और फॉरेनर? इज कैनेडियन, ठीक है। आलिया भट्ट इज इंडियन और फॉरेनर? शी इज आल्सो फॉरेनर। गंगूबाई तुम्हारी फॉरेनर है, मुंबई की नहीं है। चलो, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। हाँ, हाँ, काम तो कर ही सकते हैं बाहर के व्यक्ति। यहाँ पर नेपाल वाले कितने सारे कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, काम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, वीजा मिलता है। हाँ, इंडियन सिटीजन नहीं है वो, कैनेडियन है, उसको कैनेडियन इंडियन कहते हैं वो, ठीक है। चलो, आपका होमवर्क इसके साथ है एक छोटा सा। उत्तर प्रदेश में एक स्कीम चलती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, ODOP। इस स्कीम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख कर आएंगे, ठीक है। ये स्कीम भी देख लेना, मतलब मेरा ये है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। चलो, नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम 5 साल के लिए कंटिन्यू कर दिया गया है। पहले से चलती हुई स्कीम है, नई स्कीम नहीं, पुरानी है। अभी कैबिनेट ने इसको 5 साल और आगे एक्सटेंड कर दिया है, 2027 तक। युवा सशक्तिकरण, ठीक है, यूथ के लिए बनाई गई है। यूथ इंडिया में मतलब 15 से 29 साल वाले। मैं जस्ट बाहर हुआ हूँ यूथ से, अभी बूढ़ा में आ गया हूं मैं। यूथ 15 से 29 साल, नेशनल यूथ पॉलिसी है जी हमारी, उसके तहत 15 से 29 साल वाले यूथ काउंट होते हैं। इनमें यूथ के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, और ये प्रोग्राम जो है जी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, प्रोग्राम्स बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। इनमें से जो ये एक है युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, दिस इज अ अम्ब्रेला स्कीम बेसिकली। इसके तहत काफी सारे कार्यक्रम चलते हैं। एक तरह की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर कौन सी होती है? 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो दूसरी तरह की स्कीम्स हैं जिनमें स्टेट्स के साथ फाइनेंशियल बर्डन शेयर किया जाता है, वो होती हैं जी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है, स्पॉन्सर्ड।
स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आगे दो तरीके की होती हैं जी। कितने तरीकों की होती हैं बताओ? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन सी तरीकों की? नहीं, दो तो ठीक है, उनके नाम क्या है आगे? एक होती है जी कोर ऑफ द कोर, ठीक है, इसमें 6 स्कीम्स हैं। जो सबसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, एससी एसटी माइनॉरिटीज, उनके लिए 6 ऐसी स्कीमें हैं जो कि कोर ऑफ द कोर स्कीम काउंट होती हैं, और बाकी सारी स्कीमें काउंट होती हैं जी कोर स्कीम्स, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स अलग हो गई बिल्कुल, 100% यूनियन। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में आप स्टेट या यूटी के साथ कुछ फाइनेंशियल बर्डन शेयर कर रहे हो। उसमें कोर ऑफ कोर स्कीम्स 6 स्कीम्स हैं जिनको एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा एक लॉन्ग टर्म के लिए एक्स्ट्रा जिनको बेनिफिट दिया जाता है, जिन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और बाकी सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहलाती हैं कोर स्कीम्स। ओके ओके, एक तरह की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% सेंटर पैसा दे रहा है। पर्सनालिटी और लीडरशिप डेवलप करना चाहता है यूथ में, और उनको नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज में एंगेज करना चाहता है, ठीक है, सिंपल है। छत्रपति शिवाजी का एक नया स्टैचू बनाया गया है जी, कहाँ बना है? पुणे में। बस यही क्वेश्चन आने वाला है। कुछ ज्यादा बड़ा स्टैचू नहीं है, जैसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऐसा नहीं है। इस सिर्फ 10 फीट का है, ऑलमोस्ट 9.5 फीट का, इतना सही, बस ये छत जितना, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। तैयार किसने किया है जी? नायब में सवाल यहीं तक आएगा, बस नीति आयोग ने तैयार किया है। इसमें टॉप किसने किया है? इस साल गुजरात ने किया है जी। हिमाचल प्रदेश की रैंक क्या है जी इसमें? आंसर इज 18, ठीक है। ओवरऑल 18th रैंक पर है हिमाचल प्रदेश एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। अगर आप यूपीएससी के लेवल का सवाल चाहते हो तो वो आएगा, इसमें क्या क्या आगे कंपोनेंट्स हैं, किन पर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बनाया गया है। तो वो 3-4 चीजें हैं, 6 चीजें हैं एक्चुअली। तो एक्सपोर्ट पॉलिसी कैसी है, एक्सपोर्ट के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और 2-3 और छोटे छोटे ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। 6 टोटल इसके पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर ये इंडेक्स बनाया गया है। तो आपको बस यही याद रखना है, नीति आयोग। ओके, होमवर्क, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, तीनों सेक्टर में हिमाचल के टॉप एक्सपोर्ट्स देखकर आने हैं। तीनों सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तीनों सेक्टर्स के लिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, तीनों सेक्टर के लिए हिमाचल का टॉप एक्सपोर्ट। नेक्स्ट वीक इस पे बात करेंगे। वैसे हिमाचल प्रदेश का बहुत ज्यादा योगदान नहीं है एक्सपोर्ट्स में, ठीक है, बट स्टिल थोड़ी बहुत चीजें हम लोग बाहर बेचते हैं, वो देखकर आनी है आपको। ओके, सबसे बड़े 2 जो एक्सपोर्टर हैं देश में वो है जी, एक तो गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र। इनका ही एक्सपोर्ट इतना ज्यादा है, बाकी स्टेट्स का बहुत थोड़ा थोड़ा है, ठीक। हाँ, हाउ सर्विस कैन बी एक्सपोर्टेड। बाहर से कोई व्यक्ति अगर टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आया, उसने वहां पर आम लोगों से चीजें खरीदी, फॉरेक्स दिया, आपका कोई मॉन्यूमेंट, म्यूजियम, कोई चीज विजिट की, वहां भी पैसे दिए, तो आपने टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर दी है। सॉफ्टवेयर आपने कोई बनाया बढ़िया सा, फॉरेन कंपनी आपका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है, बीच में पैसे दे रही है आपको, तो आपने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आपने एक्सपोर्ट कर दी है, ठीक है। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल कुछ एक है, ये देख लेते हैं। अरे बाप रे, मेरे जूम बटन पकड़ के करना पड़ेगा, माइनस, अच्छा ठीक है, बस इतना ठीक है, अच्छा है।
इंटरनेशनल पार्ट देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। नेशनल में मुझे ऐसे जो टॉपिक लगे जो कहीं नहीं सेट हो रहे थे वो मैंने नेशनल में सेट कर दिए, ठीक है। इंटरनेशनल में तो आईआर वाले टॉपिक्स आ जाएंगे जो रिसेंटली लास्ट 1.5 मंथ में रहे। फर्स्ट है जी, यूएस और बाकी यूरोपियन नेशंस ने रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बैन कर दिया है। वर्ल्ड वाइड बैंक्स आपस में जो फाइनेंशियल मैसेजेस भेजते हैं, जिस सिस्टम के तहत भेजते हैं, उसका नाम है जी स्विफ्ट। आई थिंक हमने ये 2-3 क्लास पहले किया हुआ है स्विफ्ट। और इंडिया में कौन सा होता है? इंडिया वाले सिस्टम का नाम क्या है जो इंडियन बैंक्स एक दूसरे को फाइनेंशियल मैसेजेस भेजते हैं? चलो होमवर्क देख के आना। इंडियन बैंक्स जिस सिस्टम के तहत फाइनेंशियल मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं, उस सिस्टम का नाम क्या है? ठीक है, ओके। क्यों बाहर कर दिया है स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को? क्योंकि यूक्रेन पर इसने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के तहत ये 2 रीजन्स हैं जी। एक बड़े रीजन में जिसका नाम है जी डॉनबास, डोनेट्स्क और लुहांस्क, रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क, रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क, एक है ना बड़े रीजन का हिस्सा है, जिस बड़े रीजन का नाम है जी डॉनबास। ओके, दोनों है जी। ये जो डॉनबास रीजन है ये ईस्टर्न मोस्ट रीजन है यूक्रेन का। रशिया का ये इल्जाम था यूक्रेन पे कि जी इस रीजन में आपने वहां रहते रशियंस को बहुत बहुत तंग किया, नाजियों की तरह आपने वहां पर जेनोसाइड किया है। इसलिए मैं रशियन भाइयों को बचाऊंगा, उन लोगों को हेल्प करूंगा जो कि इस रीजन को आजाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन से सेपरेट करने के लिए जो लोग रेबल्स कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को रशिया हेल्प करेगा। तो 2014 से सिविल वॉर चल रहा है यूक्रेन में। एक और रीजन है जी यूक्रेन का, नोन एज क्राइमिया, ठीक है। क्राइमिया कौन से सी में है? ब्लैक सी। ये ना थोड़ी ज्योग्राफी और मैप आपको अच्छे से रट के जाने पड़ेंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं इस साल। पहले हर साल मेडिटेरेनियन से बनते हैं या पर्शियन गल्फ से बनते हैं, इस साल यहां से बनने वाले हैं, ठीक है, मैप बेस्ड। तो आपको ब्लैक सी पता होना चाहिए, आपको क्राइमिया पता होना चाहिए, आपको एजोव सी पता होना चाहिए, एजोव सी। आपको टर्की की 2 छोटी छोटी स्ट्रेट्स हैं जो ब्लैक सी को एजोव से और एजोव को मेडिटेरेनियन से जोड़ती हैं, उनका नाम पता होना चाहिए। उन दोनों का नाम आपको देख कर आना है, ठीक है। इस तरह की स्ट्रेट्स, सीज, आसपास लगते कंट्रीज, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे ब्लैक सी से कौन सी कंट्री लगती है, अब आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के मैप के क्वेश्चंस इस साल बच सकते हैं। ओके, स्विफ्ट सिस्टम 1973 में खोला गया था। इसकी फुल फॉर्म है जी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक बेल्जियम में नॉन लिस्टेड कंपनी है जो कि बैंक्स का एक कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? म्यूचुअल कोऑपरेटिव एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सारे मेंबर्स
जो उस बैंक या सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन के हैं वही इसके क्लाइंट्स भी हैं। जैसे एक कोऑपरेटिव बैंक, आपने उसकी मेंबरशिप ली, उस बैंक से आपको फिर आगे लोन मिल सकता है, आप ही उसके क्लाइंट भी हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव इस तरह से काम करती है। क्योंकि आप उसके मेंबर हैं तो आपको कुछ कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। कोऑपरेटिव हर एक चीज के लिए होते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव जैसे लोन सस्ता देना, लैंड कोऑपरेटिव जैसे लैंड सस्ते में प्रोवाइड करवाना, सीड कोऑपरेटिव, फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, पेस्टिसाइड कोऑपरेटिव, हर तरह के कोऑपरेटिव बने हुए। ठीक है, तो एक तरह का बैंक्स का भी कोऑपरेटिव है, कई सारे बैंक्स ने मिलकर बनाया हुआ है और ये स्विफ्ट बाकी बैंक्स को कुछ सस्ते में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके, कोई ट्रांसफर ऑफ फंड हैंडल नहीं करता है जी स्विफ्ट सिस्टम, कोई भी पैसे का लेन देन नहीं होता है। मशीनें लगी हुई हैं, जस्ट फाइनेंशियल मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं। ये चेक बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड से बैंक ऑफ इंग्लैंड जाना है जी, इस चेक का नंबर ये है, इस चेक की शक्ल ऐसी दिखती है, ये फाइनेंशियल मैसेज ट्रांसमिट होगा सिर्फ स्विफ्ट सिस्टम के जरिए, पैसे नहीं ट्रांसफर होंगे। ठीक है, बट इट्स मैसेजिंग सिस्टम प्रोवाइड्स बैंक्स टू कम्युनिकेट रैपिडली, सिक्योरली एंड इनएक्सपेंसिवली। ठीक है, नेक्स्ट, जापान और इंडिया के बीच में बाइलेटरल स्वैप अग्रीमेंट दोबारा से रिन्यू किया गया है। स्वैप अग्रीमेंट, मैं तुम्हें रुपए दूंगा, तुम मुझे येन दो, मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे आजादी दो। ठीक है, स्वैप इजीली पॉसिबल है। मैंने तुम्हें रुपए दिए, तुम्हें मुझसे कुछ खरीदना है तो तुम मुझे वही रुपए देकर खरीद लेना। तुमने मुझे येन दिया, मैं तुमसे कुछ खरीदूंगा तो तुम्हें येन दे दूंगा वही वाले। या फिर थर्ड कंट्री से अगर मुझे ट्रेड करना है, तुम्हारा भी उसके साथ ट्रेड बहुत अच्छा है, फॉर एग्जांपल इंडिया और इसके बीच में यूएसए भी है। ठीक है, मैं, जापान, यूएसए, हम दोनों के बीच में स्वैप अग्रीमेंट हुआ है। यानी तुम्हारे प्रोडक्ट मैं अपनी करेंसी देकर भी खरीद सकता हूं और तुम मेरे प्रोडक्ट अपनी करेंसी देकर भी खरीद सकते हो। इससे भी कुछ खरीदना और बेचना है तो भी हमारे दोनों के अग्रीमेंट के तहत इसको भी मैं तुम्हारी वाली करेंसी और तुम इसकी वाली करेंसी दे सकते हो। ठीक है, स्वैप अग्रीमेंट्स का इस तरह से बहुत बड़ा फायदा देशों को पहुंचता है। ओके, कितने वैल्यू की डील की है? 75 बिलियन की, 75 बिलियन यूएसडी की। ठीक है, उसकी वैल्यू टर्म्स में इट इज अ टू वे अरेंजमेंट where both authorities can swap their local currencies in exchange for US dollar। मतलब तीसरा यूएस जैसे से भी, यूएस डॉलर से भी आप एक्सचेंज कर सकते हो अपनी लोकल करेंसी देकर। नॉर्मली अगर मैंने किसी भी थर्ड कंट्री से कोई सामान खरीदना है, ठीक है, मैंने मान लो यूरोप से कोई देश है, फ्रांस है, उससे कोई सामान खरीदना है, उसको बदले में क्या दूंगा? या तो उसको मैं गोल्ड दे सकता हूं, या उसकी अपनी करेंसी दे सकता हूं, फ्रैंक्स या यूरो जो वो मानता है, या फिर मैं उसे यूएस डॉलर भी दे सकता हूं, वो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। वाई? उसका खुद का यूएस के साथ ट्रेड बहुत ज्यादा है, वो यूएस डॉलर वहां पर इस्तेमाल कर लेगा। यानी कि अपनी करेंसी देकर किसी से सामान नहीं खरीद सकते आप। ठीक है, स्वैप अग्रीमेंट में ये चीज बाईपास हो जाती है। यानी आप तीसरी करेंसी जैसे यूएस डॉलर या अपनी करेंसी भी, जैसे आपको मान लो कभी जरूरत पड़ी कि मेरे को इमीडिएटली डॉलर चाहिए बट मेरे को बहुत महंगा मिल रहा है या मिल नहीं रहा बाजार से, मेरे को सामान मंगवाना है, तो आप जापान को कहोगे यार तू कुछ मेरे को डॉलर दे दे, ये मेरा इंडियन रुपी पकड़, कुछ डॉलर दे दे, वो दे देगा।
इस अरेंजमेंट के तहत। सिमिलरली उसको जरूरत पड़ी मुझसे डॉलर लेने की, तो वो इस अरेंजमेंट के तहत ले सकता है। अपनी दोनों की करेंसीज तो ले ही सकते हैं, डॉलर भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसीजर जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के पास इकट्ठा होता है? 12th की एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमी। कैश रिजर्व रेशो। कौन सा रेशियो? कैश रिजर्व रेशो। नहीं, फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व ऐसी प्रोसेस जिससे आरबीआई बाकी बैंक्स से फॉरेन मनी, फॉरेन करेंसी खींच लेता है, अपने पास जमा कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? आंसर इज स्टेरलाइजेशन, ठीक है। 12th की मैक्रो की बुक आपने शायद नहीं पढ़ी मेरे ख्याल, इकोनॉमी करते करते। चलो पढ़ लेना जब मौका लगे। नेक्स्ट, जब भी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होगा उसका रिस्क खत्म हो जाएगा। कैसे? एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज मान लो, ठीक है, हाइपोथेटिकली। एक्सचेंज रेट बनता कैसे है? ये कैसे चीज हो कैसे रही है? ये कैसे पता नहीं 80 है? एक्सचेंज रेट इज बेस्ड ऑन द परचेजिंग पावर ऑफ ईच करेंसी, ठीक है। रुपी की परचेजिंग पावर वर्सेस डॉलर की परचेजिंग पावर, इसकी हमसे 80 गुना है, ओके। दैट इज व्हाई दिस एक्सचेंज रेट वर्ल्ड ओवर, नेट बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। अगर एक्सचेंज रेट एकदम से 80 के बजाय 100 हो जाए, हमारा रुपया डेप्रिशिएट हो जाए, कमजोर हो जाए, हमारे बंदे उसके एक बंदे के खिलाफ हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाए और कुछ ऐसा दिखाई देने लगे एक्सचेंज रेट, ठीक है। इकोनॉमी कर चुके हो कि नहीं किया? अभी नहीं किया। अभी मैं कहूँ ये ऊपर ऊपर से जा रहा सब कुछ, चलो फिर तो अभी ये सब कुछ बताने का भी मतलब नहीं। चलो इकोनॉमी करोगे तब कर लेना, जिन्होंने कर लिया वो फटाफट से सुन ले। जब एक्सचेंज रेट हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाती है, हमें जो इंपोर्ट्स करने हैं वो कॉस्टली हो जाते हैं, और वाइसे वर्सा हमारे एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव हो जाते हैं बाकी कंट्रीज के लिए, हमारा कंट्री का प्रोडक्ट सस्ता दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये लाइन बस अपने पास दो लिख लो, ये पेपर में एज इट इज पूछ लेंगे। एज डोमेस्टिक करेंसी depreciates इसके आगे नीचे नंबर 1, इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर, ऐसा क्यों फटाफट से बता देता हूं। मान लो $1 की तुमने कोई चीज इंपोर्ट करनी है, बाहर से खरीदनी है। पहले तुम $1 खरीदने के लिए 80 रुपए दे रहे थे, अब एक्सचेंज रेट 100 रुपए के बराबर है, अब $1 वही सेम चीज खरीदने के लिए आप 100 रुपए दे रहे हो, यानी इंपोर्ट करना महंगा हो गया है, ज्यादा रुपए निकाल कर देने पड़ रहे हैं, उसी को कह रहे हैं ना महंगा हो गया। इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर। दूसरी लाइन, एक्सपोर्ट्स become more competitive, exports become more competitive compared to exports from other countries.
ठीक है जी। अब ये लाइन का मतलब थोड़ा सा टेक्निकल है, ये जब आप इकोनॉमी करेंगे तब ये समझ आ जाएगा। अभी पेपर में एज इट इज पूछ लें तो ये आपके लिए जवाब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है जी, ये एक ग्लोबल बॉडी है जो कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले पैसे को व्हाइट मनी बनाना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना, मनी लॉन्ड्रिंग। और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, टेररिस्ट्स को फंड जो करते हैं उनको खत्म करने के लिए, उन चैनल्स को दबाने के लिए वर्ल्ड वाइड जो बॉडी है उसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बॉडी 1989 में G7 की समिट के बाद लाई गई थी। G7 इज ग्रुप ऑफ 7, सबसे बड़ी जो 7 इकोनॉमीज हैं, यूएस, यूके, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 7 कंट्रीज हैं। पहले ये G8 होती थी, जब क्रीमिया रशिया ने हथिया लिया 2014 में, तब ये G7 रह गई। ठीक है, G7 इसकी 1989 की समिट थी, उसमें FATF लाया गया था। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है जी। FATF की एक लिस्ट होती है जी ग्रे लिस्ट, और एक होती है जी ब्लैक लिस्ट। IR हो चुका है आपका कि नहीं हुआ अभी? अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वहां पे जब करोगे तब ये याद आ जाएगा। जो देश मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन दोनों चीजों को कंट्रोल नहीं कर रहा, उसको डालेंगे जी ब्लैक लिस्ट में। जो देश बिल्कुल नहीं कर रहा, जो देश कर रहा है बट अच्छे से नहीं कर रहा, पार्शली कर रहा है, उसको डालेंगे जी ग्रे लिस्ट में। तो पाकिस्तान, UAE, ये दोनों देश ग्रे लिस्ट में इस समय है। कितना याद रह जाएगा? ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, किससे संबंधित है? FATF से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अभी रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, उसके तहत हम जेनीवा कन्वेंशन की बात करना चाह रहे हैं। अब जो वॉर लगी हुई है उसमें या तो क्या होंगे, एक तो सोल्जर्स होंगे और दूसरे सिविलियंस होंगे। ठीक है, सोल्जर्स और सिविलियंस। जो सोल्जर्स जख्मी हो गए, बीमार हो गए लैंड के ऊपर, उनके साथ अच्छा ह्यूमैनिटेरियन व्यवहार हो, उसके लिए है जी जेनीवा कन्वेंशन 1। जो सोल्जर्स समुंदर में लड़ते समय जख्मी हो गए, बीमार हो गए, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, ये है जी जेनीवा कन्वेंशन 2। जो सोल्जर पकड़े गए, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनके साथ अच्छा व्यवहार होगा, ये है जेनीवा कन्वेंशन 3। और सिविलियंस को नहीं मारा जाएगा, उनके साथ ठीक व्यवहार होगा, ये है जेनीवा कन्वेंशन 4। ठीक है, आपको नायब में सवाल सिर्फ यही आने वाला है, जेनीवा कन्वेंशन इनमें से किन से संबंधित है? तो आंसर इज सोल्जर्स, सिविलियंस, वॉर के समय इनके साथ ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर हो, व्यवहार हो, ऑपोजिशन साइड द्वारा, इसके लिए है जेनीवा कन्वेंशंस। क्लियर? Ethical and legal international standards for humanitarian treatment of those impacted by any ongoing war. ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट लेवल फीमेल प्रेसिडेंट है जी हंगरी की, केटलिन नोवैक। बस ये नाम ही याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हंगरी, केटलिन नोवैक, बस खत्म। हंगरी कौन से कॉन्टिनेंट में है? कोई है साउथ अमेरिका कहना चाह रहा हो, एशिया कहना चाह रहा हो, देख लो।
अब यहाँ से फ्रंट लाइन से ट्रेजरी बेंचेस से जवाब नहीं आ रहा अभी। ट्रेजरी बेंचेस पता ना, पार्लियामेंट में सबसे आगे आगे बैठती हैं। देखा है कभी कोई संसद टीवी, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी? नहीं देखा हुआ है? अच्छी बात है। नेक्स्ट, एक ग्रीन कलर का नहीं, ग्रीनरी वाला मतलब पेड़ पौधे वाला ट्रायंगल कुछ एक किलोमीटर में एक इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, उसको हम कह रहे हैं ग्रीन ट्रायंगल। महात्मा गांधी जी के नाम पर इस तरह का ग्रीनरी वाला इनिशिएटिव खोला गया है। कहाँ खोला गया है? मेडागास्कर में। उसकी कैपिटल है अंतानानारिवो। कौन से ओशियन में है जी मेडागास्कर? विच ओशियन? इंडियन ओशियन। कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका। कैपिटल क्या है? अंतानानारिवो। अंटानानारिवो, अंटा, वो अंटा। इस साल 75 साल हो जाएंगे हमारी आजादी को। इसे मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव की फॉर्म में। आजादी का अमृत महोत्सव, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके तहत महात्मा गांधी जी, जो कि गुजराती थे, एनआरआई थे, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका जाकर सेटल थे, 1915 में वापस आए थे। मेडागास्कर में भी बहुत सारे गुजराती इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा रहता है। उनके उपलक्ष्य में महात्मा गांधी जी का ग्रीन ट्रायंगल बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फिनलैंडाइजेशन। अब ये जो यूरोप की कोस्ट लाइन है, जहां पर ये नॉर्वे है जी, ये स्वीडन है जी, ये फिनलैंड है, यहां पर रशिया बैठा साथ में। ठीक है, रशिया। जब ये यूएसएसआर था पहले, तब ये फिनलैंड देश इसको दबा के रखता था कि तूने मेरे खिलाफ वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएस वगैरह, उनको ज्वाइन नहीं करना है, तूने कंप्लीटली न्यूट्रल रहना है। ठीक है। यानी कि कोल्ड वॉर का जो समय था 1945 के बाद, वर्ल्ड में कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन द वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप, फ्रांस, यूके, एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब आज वाले रशिया प्लस 14 और कंट्रीज, यूएसएसआर। हॉट वॉर नहीं था, एकदम लड़ाई नहीं थी, बट कोल्ड वॉर था। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते थे हर फील्ड में। तब फिनलैंड को दबाकर रखा गया, तूने बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी रखनी है, न इधर ज्वाइन करना है न उधर ज्वाइन करना है। मेरा नहीं है तो किसी का नहीं होगा। लड़कियां नहीं अपने बॉयफ्रेंड को दबा कर रख लेती, एक्स बॉयफ्रेंड्स को, मेरा ना हो पाया किसी का ना हो पाएगा, ये वो था। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने सजेस्ट किया है कि जी यूक्रेन भी इसी तरह की पॉलिसी अडॉप्ट कर ले। हो क्या रहा है, जब यूएसएसआर टूट गया 1991 में, ठीक है, 1991 में यूएसएसआर टूट गया, उसका ब्रेकडाउन हो गया, कई सारी कंट्रीज में बट गया। वेस्टर्न कंट्रीज ने एक ग्रुपिंग बनाई हुई थी, मिलिट्री अलायंस नोन एज नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, इस यूएसएसआर को टक्कर देने के लिए। यूएसएसआर ने इसके खिलाफ बना रखा था जी वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, ये नेटो था जी यूएस और इसके अलाइज का, वॉर्सो पैक्ट था जी यूएसएसआर और इसके अलाइज का। मिलिट्री अलायंस थे कि एक पर हमला होता है, सारे देश मिलकर आकर बचाएंगे और सामने वाले से लड़ेंगे। जब यूएसएसआर टूट गया, नेटो ने कहा कि जी मैं आपके यूएसएसआर की तरफ
ईस्टवर्ड्स किसी और कंट्री को मेंबर नहीं बनाऊंगा, ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करूंगा। बट धीरे धीरे इसने बहुत सारे ऐसे कंट्रीज को नेटो का मेंबर बना लिया। और रशिया जो यूएसएसआर का सबसे बड़ा बच्चा है, ऐसे होता है ना, जो जैसे मम्मी पापा के 5-6 बच्चे हैं, तो उनमें से जो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज उसी के पास आते हैं, है ना। आप हो गए मल्टीपल भाई बहन हो गई, आप बीच वाले हो, बड़े हो, सेकंड नंबर पे आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको सिर्फ वो ऐसे, हाँ बड़े हो के छोटे के बीच में, हाँ लास्ट सबसे छोटे हो तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सबसे बड़ा या बड़ी होती है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बोझ सबसे ज्यादा होता है। तो यूएसएसआर का सबसे बड़ा बच्चा है रशिया, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है। रशिया ने यूएसए को 91 के बाद मना कर दिया था, तूने मेरी तरफ अपने देशों को मिलाना नहीं है नेटो में, मतलब मेरे पे मिलिट्री थ्रेट बढ़ाना नहीं है। बट नेटो धीरे धीरे देशों को मिलाता गया। रशिया को गुस्सा आता जा रहा था। यूक्रेन और एक दूसरे देश है जॉर्जिया, नेटो की जब मीटिंग्स हो रही थी, ये दोनों कंट्रीज भाग के आने को तैयार थे, हम भी नेटो मालिक, आ जाओ, आने तो प्लीज। तो रशिया ने 2008 में इसको मजा चखा दिया, 2022 में इसको मजा चखा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रांस कह रहा है कि भाई तू प्लीज चुप बैठा कर, तू इधर उधर ना बोला कर, तू ना नेटो की बात किया कर, ना रशिया का, तू चुपचाप अपना बंदा को कर और चुप बैठ रहा है बस। कंप्लीट स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी, ठीक है, समझ आ गई, फिनलैंडाइजेशन, स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी। नेक्स्ट, नोबेल पीस प्राइज मिला था जी, दलाई लामा 14वें थे, तेंजिन ग्यात्सो और आर्च बिशप डेजमंड टुटू, ये साउथ अफ्रीका में, इनकी डेथ हुई रिसेंटली अभी। ये फ्रेंच कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीकन फ्रीडम स्ट्रगल और उसके भी मेंबर थे, मतलब उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। दोनों को नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। दोनों की मिलके एक बुक आई थी, लिटिल बुक ऑफ जॉय, ठीक है, पिक्चर वाली बुक है, ये बच्चों के लिए है। तो लिटिल बुक ऑफ जॉय किन के द्वारा लाई गई है? दलाई लामा, डेजमंड टुटू। ठीक, नेक्स्ट है जी बुकारेस्ट 9। ज्योग्राफी तो हो चुका है ना, तो चल रहा है। तो वर्ल्ड वाइड कैपिटल याद करनी है, अभी कर रहे हो। यूरोप में कंट्रीज की कैपिटल याद कर ली है? ऑनलाइन वालों किसी ने कर ली है? ऑनलाइन वाले शांत बैठे हैं, हम बोलेंगे तो फंस जाएंगे, ये हमसे पूछेंगे सारे, है ना। अंचल उपाध्याय जी, अभिषेक पराशर जी चलो कोई बात नहीं, चलो। जितने भी कंट्रीज हैं सबके कैपिटल आपको रट्टे बजे होने चाहिए। क्वेश्चन पेपर में चाहे लास्ट 1-2 साल से नहीं आए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आ नहीं सकते। यूपीएससी ने पता क्या किया, 2016 में 15 में एक क्वेश्चन दे दिया, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे 4 या 5 ऐसे कैपिटल्स के नाम लिखे हुए थे, ठीक है, कॉलम ए में। उसमें ना एक कैपिटल थी, उसका नाम ये भी था जी, ठीक है, दिल्ली। और यहाँ पे 6 कंट्रीज दे दिए, यहाँ पे 4 ही दिए और यहाँ पे 6 दे दिए। कर लो मैच। लोगों ने सोचा दिल्ली, अरे यार तो अपनी वाली दिल्ली है, ये स्पेलिंग गलत लिख दी उन्होंने। ऑप्शन देख रहे हैं वहां पे इंडिया है ही नहीं कहीं पे राइट साइड, अब कहां जाए। इन्होंने गलत किया होगा, इन्हीं की गलती, यूपीएससी वालों की। इसको मैच करो सही से। इंडिया फिर यहाँ पे उन्होंने 7वां कंट्री बना दिया, यही इंडिया ही है ये तो। नो मार्क करके आ गए। मैं क्यों पूछना चाह रहा हूँ ये चीज, क्योंकि ये सारी कंट्रीज के कैपिटल आपसे मैं पूछना चाह रहा था बच्चों की, आपने किसी ने याद किए नहीं हुए हैं, तो चलो अब नहीं पूछेंगे। रोमानिया की कैपिटल है बुकारेस्ट, इतना पता होना चाहिए। बुकारेस्ट 9 वो देश है जो कि रशिया के बिल्कुल साथ पेरिफेरी के देश हैं और इन्होंने नेटो ज्वाइन कर रखा है। हम कह रहे थे ना नेटो ईस्टवर्ड नहीं एक्सपैंड करना है को बोला था रशिया ने, और इसने कर लिया। इन देशों को इंक्लूड कर रखा है नेटो में। रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया।
जिस दिन याद करना हो ना, इनके लिए मैं बड़े अच्छे अच्छे आपको याद करने के ट्रिक्स बता सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर किसी के सिर पे पत्थर मार दो तो वो बंदा क्या हो जाएगा, टल्ली हो जाएगा। एस्टोन की कैपिटल है जी टल्लिन, ठीक है, याद रह जाएगी। अब कुछ भी करो, एस्टोनिया, टल्ली, टल्लिन, ठीक है। ऐसे ही मतलब सभी के तुम्हें धीरे धीरे करके याद करवा दूंगा। ये B9 इन्हें कहा जाता है बुकारेस्ट 9। ये यूरोपियन यूनियन के भी पार्ट है और नेटो के भी पार्ट है। बुकारेस्ट 9 ने रिजेक्ट कर दिया है रशिया का क्लेम कि नेटो ईस्टवर्ड एक्सपैंड हो रहा है। लेके आए हो एटलस, निकालो जरा, यूरोप का मैप निकालो। ऑनलाइन वाले भी अगर एटलस है तो निकालो। यूरोप का मैप निकालेंगे फटाफट से। है तो शेयर कर लो, नहीं है तो मोबाइल पे खोल लो भाई। यहाँ क्लास में तो नहीं लगा होगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो मोबाइल पे यूरोप का मैप खोल लो फटाफट से। पहुंच गए जी यूरोप पे? ऑनलाइन वालों हाँ या ना, खोल लिया है कुछ? Yes, sir. ठीक। जी सर। अब यूरोप में रशिया जो सबसे बड़ा येलो वाला कलर दिख रहा है, उसके जस्ट लेफ्ट साइड, जस्ट वेस्ट में कौन कौन से कंट्रीज दिख रहे हैं? नाम बता दो कोई दो चार का। ऊपर से नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, नीचे यही सारे देश हैं। बिल्कुल साथ में पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, रोमेनिया, स्लोवाकिया, थोड़ा और लेफ्ट स्लोवाकिया आ जाता है। दिख रहे हैं सारे देश? Yes, sir. मतलब ये कह रहे हैं कि जी नेटो हम मेंबर तो जरूर हैं, बट रशिया के तरफ नेटो नहीं आया। भाई रशिया के साथ तो सारे कंट्रीज नेटो के मेंबर्स हैं। जब भी नेटो के मेंबर बनते हो ना आप यूएस, यूके, फ्रांस को छूट दे देते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी मिसाइल लाके मेरे यहाँ पे खड़ा कर सकते हो। मैं मान लो पाकिस्तान को अलाउ कर दूं कि तू अपने सबसे बड़ी मिसाइल बॉर्डर पे खड़ी कर दे मेरे को मारने के लिए, ये वो बात है, ठीक है। तो ये हालांकि रिजेक्ट करें क्लेम, बट दिस इज एक्चुअली नॉट राइट। ये सच है कि नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो चुका है। बुकारेस्ट 9 कौन सी कंट्रीज हैं? बस कंट्रीज के नाम पूछे जाना मुश्किल मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं होगा, बट चलो याद रख लो। हल्का सा आइडिया तो लगी गया, रशिया के बिल्कुल साथ वाले। नेक्स्ट है जी इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इनका नया डायरेक्टर जनरल इलेक्ट किया गया है, नोन एज गिलबर्ट फुसुन हुंगबुक, जो कि टोगो से है। बस ये सिंपल फैक्ट है, याद ही रखना पड़ेगा इन पर्सन का नाम। तो जो अभी थे फिलहाल उनका नाम था गाय राइडर, आसान नाम था, अभी इतना मुश्किल नाम याद रखना पड़ेगा। गिलबर्ट फुसुन हुंगबुक, टोगो से। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनाया गया था। 187 देश हैं। जेनीवा स्विट्जरलैंड में इसका HQ है, ठीक है। और इसमें सिंपल फैक्ट्स ही हैं, और इसमें और कुछ भी नहीं है बताने वाला। ओके, उसके बाद ना कुछ डेज हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है, उसके बाद वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे है। अब ये सिंपली देखो रट्टा ही मारने वाले हैं, इसमें मैं बहुत कुछ समझा नहीं पाऊंगा, आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यूएन एड्स, यूनाइटेड नेशन एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यूएन एड्स, उन्हीं का बीजिंग में एक समिट हुआ था, उसमें ये पहली बार लाया गया था। ये होता कब है जी? ये 1 मार्च को जी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे होता है, ठीक है। किसी भी लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, बस इसमें यही बात है। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ये भी 1 मार्च को है। वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। जो भी ऐसे डिफेंस पर्सनल जिन्होंने अपनी जान दी है उनको सम्मान देने के लिए ये किया जा रहा है। फिर मार्च 3 को है जी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब होता है? 5 जून को। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, उसमें से वाइल्ड लाइफ वाले कंपोनेंट को 3 मार्च को कर रहे हैं, ठीक है। और 2022 का इसका जो थीम है रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन।
नेक्स्ट है जी नेशनल सेफ्टी डे। ठीक है, अब ये नेशनल सेफ्टी डे आ गया है, ये है जी 4 मार्च को। 2 दिन ऐसे 4 मार्च को आपको फटाफट याद करवा देता हूं। एक नेशनल सेफ्टी डे है और नेशनल सिक्योरिटी डे है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, दोनों 4 मार्च को है। सेफ्टी सिक्योरिटी बोथ 4 मार्च। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डे वाले ही दिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, हमने नहीं उस दिन नहीं है, सॉरी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है एपेक्स एजेंसी है जो देश की सिक्योरिटी के बारे में सोचती है। इसके प्रधानमंत्री चेयरमैन होते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब जिस बंदे ने न्यूक्लियर के मिसाइल पे बटन दबाना है वो पॉलिटिकल जो कमिटी है, जो काउंसिल है, उसको हम कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जी जन औषधि दिवस, यह आ रहा जी 7 मार्च को। मनाता कौन है जी? फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। ये क्या चीज है जी? दवाइयां मार्केट में 2 तरीके की आती हैं, एक आती है जी ब्रांडेड, दूसरी आती है जी जेनेरिक। ब्रांडेड मेडिसिन का मतलब है अगर आप जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, है ना, बड़ी कंपनियां, मेडिकल कंपनियां, बेयर, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे होते हैं रिसर्च में, तो जब ये दवाई बेचेंगे, बहुत महंगी दवाई बेचेंगे, अपना सारा रिसर्च का पैसा भी कवर करेंगे, मार्केटिंग का, प्रॉफिट्स का, दवा के पैसे कमाएंगे उससे। इंडियन आम व्यक्ति, खासकर गरीब तबका, जो कि ऐसी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए सरकार क्या अलाउ करती है कि इंडियन देसी वर्जन उसका बनाओ, यानी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी। आपके हिमाचल में बद्दी है ना, वो ये जेनेरिक मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बनाने के लिए मशहूर है। इंडियन वर्जन उसका बनाओ, दवाई को, केमिकल को रिवर्स इंजीनियर करो, इंडियन वर्जन उसका बनाओ और सस्ते में बेचो, उसको कहते हैं जी जेनेरिक मेडिसिन। आप उस ब्रांड के नाम से नहीं बेच सकते, उसका देसी नाम कुछ होगा, उस नाम से खरीद पाओगे। अगर आप 16 सेक्टर जाओ, पीजीआई जाओ, हॉस्पिटल्स में, वहां पर आपको जन औषधि परियोजना के केंद्र भी मिल जाएंगे। मतलब हर हॉस्पिटल में एक दवाई की दुकान होगी इस स्कीम के तहत, जो सस्ते में जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करवाएगी, इवन फ्री ऑफ कॉस्ट भी देगी बहुत सारी मेडिसिन। ठीक है, ओके। तो जन औषधि दिवस का इस साल का थीम है जी जन औषधि जन उपयोगी। ओके, नेक्स्ट वुमेन्स डे, वी ऑल नो 8 मार्च। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है, मतलब रट्टा ही मारो, खुश करो, आगे जाओ। यूएन ने पहली बार इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन जजेस 10 मार्च को मनाया है। 8 मार्च वुमेन डे, 10 मार्च जजेस डे, वुमेन जजेस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इस बार, पिछले साल फीमेल जज कोई आई हैं, उनका नाम क्या है? हाँ, हेमा कोहली है, और बाहर से अपलिफ्ट किया गया है उनको, मतलब पहले लॉयर थी, लॉयर से अब अपलिफ्ट किया गया है। नहीं, साउथ इंडियन नहीं है। फर्स्ट कौन थी सुप्रीम कोर्ट की फीमेल जज? फातिमा मैम। फातिमा बीबी, बिल्कुल सही। ठीक है, एटलीस्ट कुछ एक फैक्ट्स यू मस्ट नो। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, ये बहुत आसान रहेगा याद करना, ये है 3/14 को, मतलब 14 मार्च को। पाई को आप 3.14 भी लिख सकते हो, तो 14 मार्च 3.14 इंटरनेशनल पाई डे, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है जी कंज्यूमर राइट्स डे, ये है 15 मार्च। फेयर डिजिटल फाइनेंस इसका थीम है, कंज्यूमर डे। ठीक है, कुछ भी नहीं है। पहली बार जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने ये स्पीच दी थी कंज्यूमर राइट्स के ऊपर 15 मार्च को, उसके उपलक्ष्य में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं।
नेक्स्ट है जी 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया अब से मनाया जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये पहली बार था, पाकिस्तान ने ये इंट्रोड्यूस किया था रेजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के कहने पर, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। क्या इंडिया में है इस्लामोफोबिया? यू फील देयर इज? डू यू रिमेम्बर न्यूजीलैंड में एक सिटी है क्राइस्ट चर्च, वहां पर एक मॉस्क में एक वाइट न्यूजीलैंड पर्सन ने शूटिंग कर दी थी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इस्लामोफोबिया। यूरोप में राइट विंग गवर्नमेंट्स राइज हो रही हैं। व्हाई? मिडल ईस्ट के इस्लामिक पीपल रेफ्यूजी बनकर वहां जा रहे हैं, इस्लामोफोबिया राइज हो रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल्स क्रैक कर रहे हैं कुछ, 1-2 साल से अखबार पढ़ा है या पढ़ा होता तो चलो ज्यादा आइडिया लगता, कोई बात नहीं। इस्लामोफोबिया फोबिया है, डर है इस्लामिक पीपल का। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज। नवरोज मतलब न्यू ईयर। ज्योग्राफी में क्या आप इक्विनॉक्स पढ़ चुके हैं? क्या होता है इक्विनॉक्स? मतलब सर सीजन में ना इक्विनॉक्स 23 साल दिसंबर। में 2 बार अर्थ पर सन आता है। साल में 2 बार क्या? इक्वेटर पर जो सन है वो डायरेक्टली इंक्लाइंड होता है। राइट, ठीक है। साल में 2 बार ऐसा दिन आता है जिस दिन लेंथ ऑफ डे लेंथ ऑफ नाइट के बराबर हो जाती है। यह है जी 21 मार्च, और यह है जी स्प्रिंग इक्विनॉक्स। दूसरा होता है जी ऑटम इक्विनॉक्स, वो होगा कब? यही 23 सितंबर को, 22-23 सितंबर। ठीक है, डेट ना फिक्स नहीं होती, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाती है इसकी। 21 मार्च, 22 या 23 सितंबर, 6 महीने बाद। इस दिन सन विल बी वर्टिकली अहेड ऑन द इक्वेटर। 21 जून वाले दिन सन विल बी वर्टिकली अहेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम 6 महीने बाद दिसंबर में 21-22 दिसंबर को सन विल बी वर्टिकली अहेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, वर्टिकली अहेड मतलब बिल्कुल सिर के ऊपर होगा, शैडो आपकी 0 होगी। ओके, तो 21 मार्च को वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज में करोड़ों की तादाद में लोग नया साल मनाते हैं। नवरोज, नवरूज, नूरूज, नेवरूज, नैर्ज, इसका मतलब है न्यू डे या न्यू ईयर। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग मनाया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल मतलब ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स को वर्नल इक्विनॉक्स कह रहे हैं। इट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर बाय मोर देन 30 करोड़ लोग वर्ल्ड ओवर। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है जी मार्च 21 को। ठीक है, वही उसी दिन इक्विनॉक्स वाले दिन फॉरेस्ट डे भी है। इस दिन आई थिंक स्पैरो डे भी होता है। ठीक है, शायद जाके चेक कर लो। डे ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट है जी पपेट्री डे, 21 मार्च। अच्छा, अगर यूपीएससी दोगे उसमें आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में ये चीज पूछते हैं, ये पुतुल क्या चीज है? पुतुल किसको कहते हैं? कठपुतली को। तो ये पपेट्री, कठपुतली, पपेट्री, ठीक है, उस तरह की चीज है। पपेट्री डे 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट वाटर डे 22 मार्च। ये वर्ल्ड ओवर फ्रेश वाटर कंजर्व करने के लिए 22 मार्च वाटर डे, 21 मार्च फॉरेस्ट डे, 22 मार्च वाटर डे। ओके, वाइल्ड लाइफ डे कब था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 4 मार्च। ठीक है, 3 मार्च था, 4 मार्च था, 3 मार्च था। मेरे को कंफ्यूज कर रहा सब मिलके। बहुत अच्छे बेटा। टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे इसको। हाँ, शेयर हो। ठीक है, इसके लिए जो प्रोग्राम चलाया गया है इसको रोकने के लिए, उसका नाम है जी, मेरे को हिंदी लिखा पता कितने साल हो गए, निक्षय। ठीक है, निक्षय मतलब इंग्लिश में तो ये निक्षय करके इन्होंने पूरी फुल फॉर्म बनाई हुई है स्कीम की। जो प्रोग्राम चलता है उसका भी नाम
निक्षय है। ओके ओके। टीबी का जो कॉजिंग एजेंट है क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, क्या होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसके लिए दवाइयों के नाम तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट नॉर्मली इसकी दवाइयों के पीछे CIN लिखा होगा, रिफेम्पिसिन, अमोक्सिसिलिन, ऐसे कुछ नाम होंगे इसके। ठीक है, पहचानने में कभी बाई चांस क्वेश्चन आ ही जाए तो, आता नहीं। और ये जो बैक्टीरिया है आइडेंटिफाई डिस्कवर किसने किया था? डॉक्टर रॉबर्ट कॉच। बस ठीक, ये आपका साइंस का क्वेश्चन HS में आता है कि ये वैक्सीन या ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था। ओके ओके। नेक्स्ट, डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। अफ्रीका से ब्लैक्स को एज स्लेव्स ले जाया जाता था इन अमेरिकाज, बोथ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। ओके, 25 मार्च को रिमेंबर किया जाता है इनके साथ जो बुरी चीजें हुई। नेक्स्ट है जी नेशनल डॉल्फिन डे। हालांकि मार्च नहीं है, ये 5 अक्टूबर का है, बट इस साल मार्च में डेजिग्नेट किया गया है, पहली बार मनाएंगे। ठीक है, तो पहली बार ऐसा घोषित किया गया है अक्टूबर 5 को नेशनल डॉल्फिन डे होगा। डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल इज डॉल्फिन। इंडियन जो डॉल्फिन्स की वेराइटीज हैं उनमें इंडियन वेराइटी का नाम क्या है? हैं? नहीं, गंगेटिक डॉल्फिन तो गंगा में पाई जाने वाली होती है उसमें। हाँ, नॉट सीसू, सुसु। ठीक है, चाइना में पाई जाने वाली का नाम है बोतो। यह है चाइना वाली, है ना, यह है इंडिया वाली। ओके ओके। तो गंगेटिक डॉल्फिन जो है उसको एंडेंजर्ड स्पीशीज करार दिया गया है IUCN की रेड लिस्ट में। IUCN रेड लिस्ट हम आई थिंक बात कर चुके हैं एक बार। IUCN रेड लिस्ट क्या है? जो वर्ल्ड ओवर स्पीशीज है उनको लीस्ट थ्रेटन्ड, नो कंसर्न से लेकर हाईएस्ट जो डेंजर वाली कैटेगरी है, यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट, वहां तक कैटेगराइज करता है। IUCN एक NGO है, बार बार पूछा जाता है, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, ओके। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च। साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट हैं यून सुक योल। आ जाए तो आ जाए, मुश्किल है आना। ये क्या है? 38th पैरेलल। बहुत सही। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में लैटिट्यूड जो पास करता है वो है 38th डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या 38th पैरेलल। लैटिट्यूड पैरेलल होते हैं इसलिए 38 पैरेलल। यूएस और कनाडा के बीच में जो लैटिट्यूड है उसका नाम क्या है? 49th पैरेलल। बिल्कुल सही। ठीक है, यूएस कनाडा के बीच में है जी 49th। ये है जी नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में। ओके ओके। नेक्स्ट, नेटो, उसने जो उसका सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम है येंस स्टोल्टनबर्ग, उसका पीरियड एक्सटेंड कर दिया है। अगर बाई चांस पूछ रहे सेक्रेटरी जनरल की ना, जिस दिन वॉर लगा था उस दिन इनकी लंबी सारी स्पीच आई थी 10-15 मिनट की, ये सेक्रेटरी जनरल की, सबने पूरी दुनिया ने देखी थी। तो दिस पर्सन हैज बिकम वेरी फेमस इन द लास्ट 2 months। बाई चांस पूछ सकते हैं नाम। नेक्स्ट, बिम्स्टेक, इसकी समिट इस बार मार्च में विलविनी हो चुकी है, कोलंबो में हो चुकी है, श्रीलंका में। बिम्स्टेक क्या है जी? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यानी कि दिस इज बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के साथ लगते जितने भी देश हैं प्लस नेपाल एंड भूटान, वो दोनों नहीं लगते हैं बे ऑफ बंगाल से, बट स्टिल उनको इंक्लूड किया गया है। इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, 5 तो ये हो गए, प्लस नेपाल एंड भूटान।
These are the members of BIMSTEC. Okay. Okay. कुछ एक पर्सन्स इन न्यूज है, फटाफट से देख लेते हैं ये भी। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत में जो स्टॉक मार्केट्स, डेट मार्केट्स, शेयर्स कंपनी के, उनके लिए जो रेगुलेटर है उसका नाम है सेबी। उनकी नई चेयरमैन है जी माधवी पुरी बुच, पहली फीमेल इनकी चेयरमैन है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट FATF अभी बात करके हटे हैं, इनके जो अभी हेड बने हैं उनका नाम है T राजा कुमार, ठीक है। नेक्स्ट IRDAI, इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है IRDAI, इनके नए हेड बने हैं देवशीष पांडा। नेक्स्ट यूजीन पार्कर, इनके नाम पर एक स्पेसक्राफ्ट हमने सन के पास भेजा है, नोन एज पार्कर सोलर प्रोब। इस पर्सन की डेथ हो गई है अभी, ठीक है। पार्कर सोलर प्रोब किसके नाम पे है? यूजीन पार्कर के नाम पे। इट इज अ सोलर प्रोब, सन के पास जाके उसको स्टडी कर रहा है। ये पहला ऐसा वर्ल्ड का प्रोब है, नासा ने भेजा है, ओके। और ये यूजीन पार्कर, ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू विटनेस अ लॉन्च ऑफ स्पेसक्राफ्ट आफ्टर देम। ऐसा स्पेसक्राफ्ट किसी बंदे के नाम पे नहीं था पहले, इनके नाम पर पहली बार है। हमारे स्पेसक्राफ्ट कैसे होते हैं? चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान। मंगलयान मार्स पे, मार्स ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान 1, 2 और अब 3 भेजना चाह रहे हैं मून के ऊपर। चंद्रयान 2 में प्रज्ञान और जो उसमें ऑर्बिटर और रोवर है उनके नाम क्या है? अभी नहीं पढ़ा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। गगनयान क्या चीज है? गगनयान इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन मिशन होगा, मतलब हम लोग ह्यूमंस को पहली बार इंडिया भेजेगा अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट में। उसका नाम होगा जी गगनयान, ठीक है। गगनयान याद रखना, ह्यूमन फ्लाइट स्पेस में इंडिया की पहली बार। कहां तक जाएंगे? कितना दूर तक जाएंगे? चांद तक। चांद से सितारे तोड़कर लाऊं क्या? कहां तक जाएंगे? लो अर्थ ऑर्बिट, 150-200 किलोमीटर ऊपर जाके वापस आ जाएंगे, ठीक है। अरे भाई ये भी बहुत बड़ी फीट होती है, तुम्हें लग रहा है हाथ ऊपर जाके वापस आ गए, ऐसे नहीं है, बहुत बड़ी फीट है। नेक्स्ट किरण मजूमदार शॉ, जो कि बायोकॉन कंपनी की चेयरमैन है। इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबरा, ये स्कॉटलैंड में, ये बर्ग नहीं बोलते इसको, एडिनबरा बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, इनसे पूछना पड़ेगा। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, इनको फेलो घोषित किया गया है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक के कुछ छोटे छोटे टर्म्स आ रहे हैं। पहला है जी हर्मेटिक वाइपर। अगर आप 2-3 साल से थोड़ा कंप्यूटर जगत से अवगत हैं, क्या इन चीजों के बारे में आपको पता है? पेटिया, नॉट पेटिया, सुना हुआ ये? नो। ये एक तरह के मेलवेयर हैं जो कि रैंसमवेयर कहलाते थे। रैंसमवेयर समझते हो? पेगासस उल्टा है। पेगासस इज नॉट अ रैंसमवेयर, पेगासस इज अ जीरो क्लिक स्पाईवेयर। इट इज अ स्पाईवेयर, स्पाई करने के लिए। ये रैंसमवेयर है। जीरो क्लिक मतलब आपके पास कोई ऐसी ईमेल आती है कि आप जीतते हैं 5 करोड़ रुपए, अपना अकाउंट नंबर अभी भेजिए। आप ईमेल पे एक क्लिक करोगे तो आपका फोन का कुछ डेटा उनके पास जा सकता है, या आपके फोन में कोई वायरस या मेलवेयर इंस्टॉल हो सकता है। वो गया 1 क्लिक, सिंगल क्लिक। जो पेगासस है उसको किसी क्लिक की जरूरत नहीं है, वो जाएगा किसी एक ऐप में, घुस जाएगा और सारा डेटा स्पाई करने लग जाएगा, ठीक है। पेटिया नॉट पेटिया ये रैंसमवेयर है। आपके फोन में घुस जाएंगे, आपका फोन ब्लॉक कर देंगे, आप यूज नहीं कर पाओगे अपना नेट, अपना फोन, अपनी सर्विसेज, जब तक आप कुछ बिटकॉइन इनको भेज नहीं देते। रैंसमवेयर
इनको कुछ रैंसम भेजो, आपका फोन किडनैप हो गया। तो इस तरह से एक डेटा वाइप करने वाला, सारा डेटा उड़ा देने वाला एक मैलवेयर है हर्मेटिक वाइपर, यूक्रेन के ऊपर छोड़ा गया है, ठीक है, रशिया नहीं छोड़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट, यूरोपा, जो कि जुपिटर का एक सैटेलाइट है, एक मून है, उसके लिए एक सैटेलाइट छोड़ी गई है, नोन एज यूरोपा मल्टीपल फ्लाई बाय मिशन, जिसका नया नाम है यूरोपा क्लिपर। किसने भेजी है जी? नासा ने भेजी है, ठीक है। यूरोपा जुपिटर का एक सैटेलाइट है, भेजा किसने है? ये मिशन नासा ने भेजा, यूरोप ने नहीं भेजा, कंफ्यूज मत होना बस। और ये एक फ्लाई बाय मिशन था जिसमें अब एक ऑर्बिटर भी है। जब भी स्पेस में मिशन हम लोग भेजते हैं, एक होता है जी फ्लाई बाय। फ्लाई बाय मतलब ये सैटेलाइट किसी एक पर्टिकुलर चीज की तरफ नहीं जा रहा, ये बाहर जाता जा रहा है। यहां पे कोई मून आया, हेलो बाय बाय चिक, यहां पे प्लेनेट आया, हेलो बाय बाय, फोटो खींची, आगे। दिस इज फ्लाई बाय, फ्लाई फ्लाई एंड बाय बाय। अगर किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के इर्द गिर्द ऑर्बिट करने के लिए मैं कोई स्पेसक्राफ्ट छोड़ूं, उसको कहेंगे जी ऑर्बिटर, ठीक है, ऑर्बिटर। अगर मैं उस प्लेनेट या सैटेलाइट या एस्टेरॉइड उसके ऊपर लैंड करवाना चाहूं, उसको कहेंगे जी लैंडर। और लैंड करने के बाद अगर एक छोटा सा उसमें से रोबोट निकले जो कि थोड़ी दूर तक जाके वहां से सैंपल इकट्ठे करके उनका डेटा वापस भेजे, उसको कहते हैं जी रोवर, ठीक है। जो चंद्रयान 2 था, जो हमने चांद पे भेजा था, वो बेचारा पहुंचने से पहले क्रैश हो गया उसका, बट ऑर्बिटर वाला पार्ट सही है, ऑर्बिट कर रहा है। लैंडर और रोवर टूट गए उसके, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जी सुपर कंप्यूटर, हमने नया लॉन्च किया है परम गंगा के नाम से। परम जिनके नाम के आगे आता है ना, वो सारे लगभग सुपर कंप्यूटर है। होमवर्क क्या है? इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर नाम देख लेना, ठीक है। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर चेंज होते रहते हैं, वैसे इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए देख लेना मन करे। परम गंगा जो है ये 1.6 पीटा फ्लॉप वाला है, हाईएस्ट वाले के हमारे आई थिंक 5.4 पीटा फ्लॉप है जो उसकी पावर है, ठीक है। नेक्स्ट एक यूवी का प्रोग्राम है, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, ठीक है। युवा मतलब यंग, विज्ञानी मतलब साइंटिस्ट, कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम। इसरो एक प्रोग्राम लेकर आया है कि छोटे बच्चों के लेवल से ही इनको साइंटिस्ट बनाना है, उसके लिए हम लोग इसरो एक यूवी का कार्यक्रम लेकर आया है। नायब में बस इतना ही पूछेंगे, यूवी का किससे संबंधित है? यंग एडोलेसेंट्स के न्यूट्रिशनल नीड्स पूरे करना, इनको स्किल देना। थर्ड ऑप्शन साइंटिस्ट इनमें से बनाना, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आंसर क्या है? साइंटिस्ट्स, ठीक है। तो 150 स्टूडेंट क्लास 9 ऑनवर्ड से जो है सिलेक्ट किए जाएंगे इंडिया से। इसरो कहता है कि इनको जब ये यंग है तभी से इनमें एक फीलिंग इन्विगोरेट करो कि ये साइंटिस्ट बनना चाहे, इनको ट्रेन किया जाएगा उसी सेंस में। नेक्स्ट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक विजिल नाम का मिशन भेजा है, ये यूरोप ने भेजा है विजिल। ये सोलर रेडिएशन या सोलर स्टॉर्म से हमें वार्निंग देगा, ठीक है। सोलर स्टॉर्म, सन से ना बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी आती है, बहुत सारा प्लाज्मा मटेरियल भी आता है जो हमारे सैटेलाइट को, हमारे बाकी सिस्टम को स्पेस में खराब कर सकता है। उनसे वार्न करने के लिए विजिल नाम का मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, ठीक है। ये होगा कहां पे जी? 5th लैग्रैंज पॉइंट के ऊपर। हर एक बॉडी की एक ग्रेविटेशनल पुल होती है जी। मैं ज्यादा मोटा हूं, मेरी तुम्हारे से ज्यादा है, तुम पतले पतले लोग हो, तुम्हारी ग्रेविटेशन कम है। सारे बॉडी, अरे मजाक कर रहा हूं यार, मेरी कितनी वीक सी ग्रेविटेशन होगी, जितनी बड़ी बॉडी है
उसका उतना ज्यादा ग्रेविटेशन पुल होता है ना। अर्थ और सन, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा ना कि ये अपनी तरफ खींच रहा है और ये अपनी तरफ खींच रहा है, एक ऐसा पॉइंट होगा बीच में जहां पर इन दोनों की ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस हो जाएगी, नील हो जाएगी। इस तरह के 5 पॉइंट हैं। उन सारे पॉइंट्स को क्या कहते हैं जी? लैग्रेंज पॉइंट। एक है जी यहाँ पे, एक है जी यहाँ पे, एक है जी यहाँ पे, एक है यहाँ पे, 5वां है जी यहाँ पे। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट्स जहां पे सन और अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस हो जाती है। चलें आगे। विजिल लैग्रेंज पॉइंट पे जाएगा, यूरोप ने छोड़ा है, सोलर रेडिएशन से बचाएगा। नेक्स्ट, एआई एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क है, बेंगलोर में खोला जाएगा। एआई आपको पता है, रोबोटिक्स भी पता है, ऐसा पहला पार्क लेकर आ रहे हैं जो बेंगलोर कर्नाटका में खोला जाएगा। बस साइंस वाला पूरा कर लेते हैं, 2 मिनट का काम है, उसके बाद आपकी छुट्टी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीक लेकर चलेंगे इस पीडीएफ के जो रह गए और नए, मतलब फरवरी और जनवरी के। ठीक है, ये फरवरी मिड से मार्च तक के हैं, फिर नेक्स्ट वीक हम लोग जनवरी तक के कवर कर लेंगे, और अगर उसके नेक्स्ट वीक मौका मिला तो दिसंबर के भी। तो आपके 5-6 महीने के करंट अफेयर सारे हो जाएंगे फटाफट करके। नेक्स्ट है जी, प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन बनाई है जी नई कनाडा ने। ठीक है, कोविड वैक्सीन है, प्लांट्स से निकाला है इसने फॉर्मूला। चलो आज यहीं तक कर लेते हैं बस, डिफेंस और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वालों कोई डाउट, कोई दिक्कत? No, sir. चलो बहुत बढ़िया। डिफेंस टेक्नोलॉजी फिर नेक्स्ट टाइम लेकर चलते हैं, इसको आराम से रिवाइज सर। करना। हाँ, जैसे मिशन भेजते हैं स्पेस में कोई भी, ठीक है, जैसे रोवर उतरा मून पे, मुंह उतर गया। तो कैसे भेजता है नीचे इन्फॉर्मेशन, किस बेस पे? मतलब ना उधर इंटरनेट है ना कुछ। इंटरनेट क्यों नहीं है? हमने इंटरनेट यहाँ से बैठे बैठे बना लिया, वो सिग्नल तो भेज ही सकता है वहां से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, वहां से सिग्नल तो वो सेंड कर ही सकता है। हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी रडार्स लगी हैं, उनको रिसीव करने के लिए हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रेडिएशन ही तो है सारी यूनिवर्स में। ठीक है पराशर जी, ठीक है सर। ठीक है, फिर चलें आज के लिए। चलो, कोई डाउट होगा तो फिर नंबर है आपके पास, ईमेल आईडी है, भेज देना फिर। ठीक है, चलो चलते हैं। थैंक यू सर। 35 साल ही है Thank you, एज sir. लिमिट। Thank you, sir. ठीक है, ठीक है, जा सकते हो, अगर छुट्टी होगी तो जाओ।